अच्छा, थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहले हमारे पास जो कॉन्सेप्ट्स आएंगे उसमें से एक कॉन्सेप्ट इंटरनल एनर्जी का है। और उस इंटरनल एनर्जी में हम ये कर सकते हैं, शायद आपको आइडिया हो इंटरनल एनर्जी का क्योंकि हमने कहीं और भी इसको पढ़ा था। तो इंटरनल एनर्जी में बेसिकली हम सम कर रहे होते हैं काइनेटिक और पोटेंशियल को। हम ओवरऑल एनर्जी की बात कर रहे होते हैं वहां पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स की बात हो रही है, गैसेस की बात होगी, गैसेस को हम एनर्जी सप्लाई करेंगे, हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे, गैसेस एक्सपेंड करेंगी, उनकी एनर्जी में चेंज आएगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर जो है वो डिस्कस करना होता है। और सिंपली अगर वो आपसे इंटरनल एनर्जी को डिफाइन करने को कहे, क्योंकि अक्सर वो क्वेश्चन दे देता है कि डिफाइन इंटरनल एनर्जी, तो आप सिंपल उसको लिख सकते हो यहाँ पर, द सम ऑफ रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी विद इन अ सिस्टम ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो सिंपल इसकी डेफिनेशन ये होगी आपके पास, द सम ऑफ द रैंडम। अच्छा, इसमें दो टर्म्स इंपॉर्टेंट है, एक तो ये रैंडम का वर्ड इंपॉर्टेंट है, बाकी सम ऑफ काइनेटिक और पोटेंशियल तो इम्पोर्टेंट है ही। तो ये जो रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है, एक तो ये याद रखना, क्योंकि कभी कभार वो डेफिनेशन में 2 मार्क लिखे हुए होते हैं। और अगर आप सिर्फ सम ऑफ काइनेटिक पोटेंशियल लिख दोगे तो वो तो एक आपका हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो वो दूसरा यही चेक करना चाह रहा होता है बेसिकली कि आप रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन मेंशन कर रहे हो या नहीं कर रहे। क्योंकि इसमें हम इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज इसलिए करते हैं क्योंकि गैसेस में हम वहां पर इतना रैपिड चेंज होता है, तो हम एग्जैक्टली हर पोजीशन पर ये नहीं बता सकते कहाँ काइनेटिक इंक्रीज हो रही है, कहाँ पोटेंशियल इंक्रीज हो रही है। हम ओवरऑल इफेक्ट डिस्कस कर रहे होते हैं। तो इस वजह से हम इसको रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज लिखते हैं। काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज विद इन अ सिस्टम ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक बात तो ये हो गई हमारे पास। और उसके बाद ये कि इसका जो सिंबल होगा वो हम यू से रिप्रेजेंट करेंगे इसको हमारे पूरे सिस्टम में। जहाँ भी आपको यू लिखा हुआ मिलेगा इसका मतलब इंटरनल एनर्जी की बात हो रही है। और क्योंकि एनर्जी है तो उसका एसआई यूनिट भी जूल्स होगा। ठीक है। और हम इसको टेम्परेचर और रैंडम मोशन और इन सब चीज़ों से जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, दो चीज़ें और इम्पॉर्टेंट है। उनमें से दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन आता है। मतलब कभी हम यू को न्यूमेरिकल जब सॉल्व कर रहे होते हैं या कभी वो आपसे साइन पूछ रहा होता है, तो हम पॉजिटिव कब यूज करें, नेगेटिव कब यूज करें। तो कॉन्सेप्ट ये है आपके पास कि सबसे पहले अगर हम बात करें कि इंटरनल एनर्जी यानी यू आपके पास इंक्रीज कैसे करेगा। तो अगर आपने इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करना है तो उसके लिए आपके पास फैक्टर्स ये हैं कि डूइंग वर्क ऑन इट, और सेकंड एडिंग हीट टू इट। मतलब आपके पास अगर सिंपल गैस हो किसी कंटेनर में और आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो उसका काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी। ये चीज तो हमने कल ही पोस्टुलेट्स में डिस्कस की थी। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से, हीट ऐड करने से तो आपके पास यू की वैल्यू इंक्रीज हो ही जाती है। ठीक है। और दूसरी बात ये कि आपके पास वर्क ऑन इट, यानी जब आप गैस पे वर्क कर रहे होगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी पूरा थर्मोडायनेमिक्स में कि वर्क डन बाय द सिस्टम, ऑन द सिस्टम, ये सारी चीजें क्या होती है। तो ये सब चीजें अभी डिटेल में आएगी। तो ये वर्क वाला कॉन्सेप्ट अभी भले यहाँ पर स्किप करो, कोई मसला नहीं है, ये चीजें भी डिटेल में हमें ऐड हो जाएगी। और बाकी ये आपके पास डिक्रीज कैसे होगी कि जब हमारी हीट हमारी सराउंडिंग में लॉस हो रही होगी, तो तब आपके पास ये इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही होगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो इसमें भी कोई ऐसी टिपिकल साइंस नहीं है। बस लिखा इसलिए ताकि पॉइंट्स याद रहें, क्योंकि कभी कभार होता है ऐसा है कि हमें आंसर पता होता है लेकिन लिखने के लिए वर्ड्स कॉन्सेप्ट नहीं मिल रहा होता कि इसको एक्सप्लेन कैसे करें। तो जब आपके पास हीट लॉस हो रहा होगा तो हीट लॉस में आपकी जो इंटरनल एनर्जी है वो डिक्रीज कर रही होगी।
ओके, एक कॉन्सेप्ट हो गया। अब उसके बाद आगे चलते हैं, ये इंटरनल एनर्जी का बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसमें जो वर्क डन वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये जो अभी हमने लिखा डूइंग वर्क ऑन इट, तो अब वर्क डन का कॉन्सेप्ट ये है बेसिकली। और उस वर्क डन से पहले अगर मैं थर्मोडायनेमिक का लॉ बताऊं फिर वर्क डन एक्सप्लेन करूं, तो अब कोई वर्क डन पहले करवा देता है, लेकिन मैं थर्मोडायनेमिक्स के साथ दोनों चीजें एक्सप्लेन कर दूं तो वो आपको ईजी हो जाएगा। अच्छा, बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट सिंपल सी इतनी है कि जिस तरह से आप अगर वाटर को बॉईल करते हो, तो वाटर बॉईल करते हुए क्या होता है कि जब हम हीट सप्लाई करते हैं उसको, तो वाटर जो है वो बॉईल करना शुरू करता है। और लेट्स सपोज अगर उसके ऊपर कोई कवर रखा हो और आप वाटर बहुत ज्यादा देर तक बॉईल करते रहो, तो वो स्टीम बनेगा। स्टीम बनने की वजह से स्टीम अपर डायरेक्शन में मूव करेगी, और वो स्टीम आपकी वो कवर से बाहर आना शुरू हो जाती है। इसका मतलब है वो स्टीम पुश करना चाह रही है उस कवर को, लेकिन कवर हैवी होता है तो कवर मूव नहीं कर पाता। अगर कोई हल्का लाइट कवर हो तो वो आपके पास वहां से मूव कर जाएगा, या स्टीम बहुत इजीली वहां से बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। तो बेसिकली जब आप हीट सप्लाई करते हो सिस्टम को, तो एक तो आपकी इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन बढ़ रही है, उनके पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है। और दूसरी बात ये कि वो जब मॉलिक्यूल्स ऊपर जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो वो पिस्टन को भी पुश कर रहे हैं, यानी जो कवर रखा था, जो पिस्टन था हमारे पास, वो उसे मूव करेंगे, उसे पुश करेंगे। जिस तरह हमारे पास हाइड्रोलिक्स में लिक्विड को हम पुश करवाते हैं तो वो ऊपर वाले पिस्टन को मूव कर देते हैं, इसी तरह से गैसेस भी वहां पर करेंगी। जिसकी वजह से आपके पास होगा ये कि आपका जो प्रेशर है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा पिस्टन पे। और जब पिस्टन मूव करेगा तो उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं वर्क डन। ठीक है, जब फोर्स अप्लाई हो रही है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है वहां पिस्टन की, तो यहाँ पे वर्क डन का कॉन्सेप्ट जो है वो पिस्टन के साथ लिंक है। पिस्टन मूव कर रहा है, उससे आपको आइडेंटिफिकेशन मिल रही है कि यहाँ पर वर्क डन हो रहा है। तो बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में इसी चीज को आपने बस स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है। कॉन्सेप्ट बस यही है, सिंपल सा। तो जर्नल सी बात है, कोई इतनी नई बात भी नहीं है हमारे लिए कि बिल्कुल हमारे पास ऐसा हो कि ऐसा तो हो नहीं सकता। तो सिंपल सी इसकी स्टेटमेंट है बस कि आप जितनी भी हीट सप्लाई करोगे सिस्टम को, या थर्मल एनर्जी हम लिख लेते हैं, या सिंपल एनर्जी सप्लाई टू द सिस्टम, क्योंकि हम थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहे हैं इसलिए हम थर्मल एनर्जी लिख लेते हैं। तो थर्मल एनर्जी सप्लाई टू द सिस्टम will be utilized in increase useful work and an increase in internal energy। ठीक है, तो ये आपके पास सिंपल से स्टेटमेंट है। और जब आप इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखोगे, तो न्यूमेरिकल फॉर्म इसकी और भी सिंपल है। आपने क्या लिखा कि अमाउंट ऑफ हीट जो हम सप्लाई कर रहे हैं डेल्टा क्यू, वो हमारे पास यूटिलाइज होगी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने में। डेल्टा का साइन चेंज यानी इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा, प्लस आपके पास यहाँ पे वर्क डन होगा, तो वर्क डन में भी चेंज आएगा। ठीक है, ये होगा इसकी सिंपल सी स्टेटमेंट। तो डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल्टा डब्ल्यू जो है वो वर्क डन को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल्टा क्यू जो है वो अमाउंट ऑफ थर्मल हीट जो हम सप्लाई कर रहे हैं आपके सिस्टम को, उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब इसमें जो वर्क डन वाली बात है कि वर्क डन हम फाइंड कैसे करें, तो पहले हम वर्क डन को देखते हैं कि वर्क डन आपने फाइंड आउट कैसे करना है। अच्छा, वर्क डन के लिए हम सिस्टम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास जैसे कंटेनर हो, और कंटेनर में हम गैस लेट सपोज फिल करते हैं, और उस गैस को हम हीट अप करते हैं और वो एक्सपेंड होगी। तो ये हमारा एक सेटअप है। तो लेट सपोज
हमारा सेटअप हमने कंसिडर किया यहाँ पर। ठीक है, ये हमारे पास कंटेनर की इनिशियल स्टेज होगी और यहाँ पे कंटेनर की फाइनल स्टेज होगी। ठीक है, और दोनों साइड पर हम थर्मल हीट सप्लाई करेंगे। यहाँ पर भी हम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर रहे हैं और कुछ टाइम बाद यहाँ हम ऑब्जर्वेशन देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने सप्लाई करना शुरू की थी लेफ्ट पर, और यहाँ पर हमें जो है वो उसका फाइनल रिजल्ट मिल रहा है। अब लेट सपोज इनिशियली जो हमारा पिस्टन हमने इसके ऊपर रखा, इनिशियली हमारा पिस्टन था इस पोजीशन पर। तो थोड़ा सा थिक कर लेते हैं हम। ये आ गया हमारा इनिशियल स्टेज पिस्टन का, और ये आ गया हमारा फाइनल स्टेज पिस्टन का। ठीक है, तो ये हमारे जो है वो पिस्टन की पोजीशन हो गई। और इसका मतलब ये है कि पहले हमारे पास जो गैस थी वो सिर्फ इतने एरिया में थी, और हीट इंक्रीज करने के बाद जो है वो उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हुआ, और एम्पलीट्यूड इंक्रीज होने की वजह से पिस्टन आपके पास ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर गया। ठीक है, ये आगे पिस्टन की पोजीशन है। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर जो हमने एक चीज में चेंज देखा, वो चेंज ये था कि जो पोजीशन थी पहले, वो इनिशियल ये थी, फाइनल ये है। तो इसका मतलब है आपके पास सबसे पहले तो पोजीशन में चेंज आया। ठीक है, पोजीशन के चेंज को हमने डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट कर लिया। दूसरा ये कि वॉल्यूम में भी चेंज आया, वो हमें दिख रहा है यहाँ पर। तो हम स्टार्ट करते हैं वर्क डन के कॉन्सेप्ट के साथ, कि अगर आप वर्क डन फाइंड आउट करना चाह रहे हो यहाँ पर, तो आपने अभी इक्वेशन लिखी कि डेल्टा क्यू बेसिकली आपके पास इक्वल होगा डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब जर्नली हम वर्क डन का फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, यहाँ पे जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है हमने उसको एक्स से रिप्रेजेंट किया है, तो हम इसको एफ इंटू डेल्टा एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट हो गया। अब यहाँ पर जो फोर्स की क्वांटिटी है, फोर्स की क्वांटिटी की जगह पर हमने फोर्स का ऐसा फॉर्मूला यूज करना है जिसमें प्रेशर भी लिंक हो जाए। क्योंकि प्रेशर को लिंक करेंगे तो उससे ये होगा, क्योंकि हमारा गैसेस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, गैसेस में हमारा प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इन तीनों के साथ लिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पे प्रेशर के रेफरेंस से देखेंगे, क्योंकि टेम्परेचर के रेफरेंस से तो फोर्स का कोई मिलेगा नहीं फॉर्मूला आपको, प्रेशर के रेफरेंस से है। क्योंकि हमने प्रेशर में पढ़ा था कि फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, तो हम वो वाला रेफरेंस यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे रेफरेंस यूज कर रहे हैं फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया का, और ये आपको पता है इक्वल हो जाएगा पी ए के। तो डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी ए मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स। अच्छा, अब ए जो है वो एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल्टा एक्स जो है वो आपके पास लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब है ये दोनों ही लेंथ है, ये भी, ये आपके पास लेंथ है टू डायमेंशनल, और ये लेंथ है आपके पास वन डायमेंशनल। इन दोनों को हम कंबाइन करके वॉल्यूम बना लेते हैं, ए और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास वॉल्यूम बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि डेल्टा क्यू इक्वल होगा डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी के। ये आपके पास हो गई इसकी फाइनल इक्वेशन। तो कभी कभी वो ये ड्राइव करने को भी दे देता है कि प्रूव दैट द वर्क डन इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम। सो बेसिकली वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को आपने ये ड्राइव करना होता है, सिंपल। तो ये हो गया आपके पास वर्क डन का कॉन्सेप्ट। अच्छा, ये तो हो गया डेरिवेटिव पार्ट। अब ये डेरिवेटिव पार्ट कंप्लीट करने के बाद अब हमने ये देखना है कि आपके पास इसमें थ्योरेटिकल जो हमारा चेंज होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव वाला जो अभी हमने इंटरनल एनर्जी के लिए भी किया, तो जब हम इसको वर्क डन पे अप्लाई करेंगे तो वर्क डन में चेंज हमारे पास किस तरह से आएगा, वो चेक करना है।
तो यहाँ तक आपके पास इक्वेशन कंप्लीट हो गई। अब इसमें हम कुछ पॉजिटिव नेगेटिव का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि पॉजिटिव साइन कब आना है और नेगेटिव साइन कब यूज होना है। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं इस कॉन्सेप्ट में इंटरनल एनर्जी की। और दूसरा हम बात करेंगे वर्क डन की, क्योंकि ये आपके पास हीट पे डिपेंड कर रहे हैं दोनों। ये डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, इनके बारे में हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे। तो जब इंटरनल एनर्जी की हम पॉजिटिव वैल्यू की बात कर रहे होंगे, तो पॉजिटिव वैल्यू का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर रहे हैं, तब हम इंटरनल एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। अभी ऊपर भी किया हमने। दूसरी बात ये कि आपके पास हीट को हम सिस्टम में ऐड कर रहे होंगे, हीट एडेड टू द सिस्टम। जब सिस्टम में हीट को आप ऐड करोगे उस वक्त आपने डेल्टा यू को पॉजिटिव लेना है। और तीसरा पॉइंट, वर्क आपके पास, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। और इसको दूसरे वर्ड्स में आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऑन द सिस्टम को बाय अ गैस। जब गैस वर्क डन करेगी इस वक्त आपके पास जो वर्क इंटरनल एनर्जी होगी वो पॉजिटिव होगा। और जब आप इसके नेगेटिव एस्पेक्ट की तरफ जाओगे, तो हम इसका नेगेटिव साइड भी देख लेते हैं कि इसकी नेगेटिव वैल्यू कब होगी। हम इसको वर्क डन को यहाँ से हटाते हैं भी, पहले इसकी नेगेटिव वैल्यूज देख लेते हैं। नेगेटिव वैल्यू बिल्कुल इसके ऑपोजिट चली जाएंगी। इसमें जो इंटरनल एनर्जी है वो आपके पास डिक्रीज करेगी। और सेकंड, आपके पास जो हीट है वो सिस्टम से बाहर निकाली जाएगी। हीट इज टेकन अवे फ्रॉम द सिस्टम, हीट इज टेकन अवे। और जो थर्ड पॉइंट है उसमें था वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, तो इसमें आएगा वर्क इज डन बाय द सिस्टम। वर्क इज डन बाय द सिस्टम। और दूसरी वर्डिंग्स में आप कह सकते हो ऑन अ गैस, पहले बाय अ गैस था, अब आपके पास होगा ऑन अ गैस। ठीक है, तो ये वैल्यूज आपने याद रखनी है कि जब आपके पास ये वर्डिंग्स यूज हो रही होंगी, तो न्यूमेरिकल में या आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में या थ्योरेटिकल आंसर में आपने कहाँ पॉजिटिव लिखना है कहाँ नेगेटिव लिखना है, इस चीज का ख्याल रखना है। ठीक है। और जब हम वर्क डन की बात करेंगे, तो वर्क डन में भी हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव एक्सपेक्ट है यहाँ पर। और उसमें वर्क डन में हमारा पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से यूज होगा। तो जब हमारे पास गैस एक्सपेंड कर रही होगी, व्हेन गैस एक्सपेंड्स, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो W है उसकी वैल्यू हम लेंगे नेगेटिव। और जब आपके पास गैस
कंप्रेस होगी तो हमारे पास जो वर्क डन होगा उसे हम लेंगे पॉजिटिव। ठीक है। और जब ये हम कंप्रेस की बात कर रहे हैं, कंप्रेस का मतलब ये हुआ हम ऑन द गैस की बात कर रहे हैं, वर्क इज डन ऑन द गैस। और जब एक्सपेंशन की बात हो रही है तो एक्सपेंशन का मतलब ये बाय द गैस। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपने याद रखने हैं पॉजिटिव और नेगेटिव के। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? ठीक है। अच्छा, अब इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं एक जल्दी से, वो भी सिंपल है, इतनी मुश्किल नहीं है। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी ये है कि लेट्स सपोज हम यहाँ पर चेक करना चाह रहे हैं प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ, मतलब उसको हम पीवी डायग्राम भी कहते हैं। अब पीवी डायग्राम में हमने चेक क्या करना है, बेसिकली इसमें चेक ये करना है कि लेट्स सपोज अगर हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट हो और लेट्स सपोज हमारा प्रेशर जो है वो कांस्टेंट हो, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने वैल्यूज को चेक करना है कि आपके पास चेंज कैसा आता है। अच्छा, पीवी डायग्राम में आपने दो चीजें ये चेक करनी होती है। अच्छा, तो इसमें जो है वो हम एक्स एक्सिस पर लेंगे वॉल्यूम को, तो ये आ गया वॉल्यूम दोनों साइड पर, और वाई एक्सिस पे ले लिया प्रेशर को। ठीक है। अब हमने ये चेक करना है, लेट्स सपोज अगर हम पहली कंडीशन डिस्कस करते हैं, तो वो पहली कंडीशन में बेसिकली ये होगा कि अगर हम लेट्स सपोज कांस्टेंट वॉल्यूम रखते हैं, ठीक है, तो हमारा वॉल्यूम हो गया कांस्टेंट, तो वॉल्यूम में चेंज नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो वॉल्यूम में चेंज ना आने का मतलब ये है कि पिस्टन आपने जो है वो पैक कर दिया, पिस्टन पैक हो गया। ठीक है, तो पिस्टन आपका कंप्लीटली पैक हो गया। ठीक है, मतलब जिस तरह प्रेशर कुकर में आप उसको पैक कर लेते हो तो वॉल्यूम आपका बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा। तो जब वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा तो उसमें प्रेशर इंक्रीज होता है। ठीक है, तो उसमें जो पॉइंट्स आप मार्क करोगे, तो पॉइंट्स आप इस तरह से मार्क करोगे कि सबसे पहले लेट सपोज हमने कोई भी पॉइंट ले लिया, लेट सपोज ये हमारा इनिशियल पॉइंट था जहाँ पे प्रेशर P1 था और वॉल्यूम V1 था। अब हमारे पास वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है, तो वॉल्यूम एक्स एक्सिस पर इंक्रीज हो रहा है, तो हमारा जो ग्राफ होगा वो वर्टिकली अपवर्ड जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये आपके पास वर्टिकली अपर डायरेक्शन में आ गया यहाँ पर। और यहाँ पर आपका प्रेशर इंक्रीज हुआ है क्योंकि प्रेशर वाई एक्सिस पर था, तो P2, लेकिन वॉल्यूम आपके पास सेम था। अच्छा, अब जो सेकंड केस है, सेकंड केस में हम इसको रिवर्स करते हैं। अब हम इसे कांस्टेंट प्रेशर पर देखते हैं।
अच्छा, कांस्टेंट प्रेशर में अब आपको पता है कि यहाँ पर वॉल्यूम में आपके पास चेंज आएगा, प्रेशर में चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि पिस्टन को आप अलाउ करोगे मूव करना, कि वो जहाँ पर उस पर प्रेशर इंक्रीज होना हो तो वो एक्सपेंड हो सकता है, तो आपके पास जो है वो प्रेशर मेंटेन हो जाएगा। ठीक है। तो इस आपके पास लेट सपोज जो वॉल्यूम था इनिशियल, वो सेम वही P1 V1। इसको थोड़ा सा ऊपर करके लिख लेते हैं क्योंकि ग्राफ बीच में आएगा। P1 V1, और जो सेकंड पॉइंट होगा वो हम थोड़ा सा एक्स एक्सिस पर आगे ले जाएंगे। तो ये आपका ग्राफ चला गया फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो आपकी ओरिएंटेशन होगी वो चेंज होकर P1 और V2 हो जाएगी। ठीक है। तो ये आपके पास बेसिकली PV डायग्राम है। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? अच्छा, यहाँ तक आपके पास होगी PV डायग्राम, और यहाँ पर हमने ये देख लिया कि वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, एनर्जी पॉजिटिव कब होगी, नेगेटिव कब होगी। ठीक है। और उसके साथ हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और इंटरनल एनर्जी भी चेक कर लिया कि उसमें आपके पास जो है वो किस तरह से चेंज होता है सीक्वेंस। अच्छा, यहाँ पर आपके पास जो है वो आइडियल गैस के कुछ क्वेश्चंस हैं, और आइडियल गैस में सबसे पहले आपके पास एक क्वेश्चन में एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ये हमने कल ड्राइव किया था, वही इक्वेशन है। और इस इक्वेशन में आपने ये बताना है कि जो ये आपका सिंबल है C² का, ये आपको याद होगा कल हमने डिस्कस किया था कि हम इसको इस तरह सेपरेट ब्रैकेट्स की फॉर्म में क्यों लिख रहे हैं। तो बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रूट मीन स्क्वायर स्पीड को। ठीक है, ये रूट मीन स्क्वायर स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा। जो भी आपके पास एटम्स या पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स हम जिसकी भी बात कर रहे होंगे उनकी स्पीड होती है। ठीक है। अच्छा, सेकंड पार्ट में देखो क्या कैलकुलेट करना है, कैसे करोगे? अच्छा, प्रेशर और डेंसिटी आपके पास गिवन है, ठीक है।
टेम्परेचर भी गिवन है, और उसके अलावा आपको सी फाइंड आउट करना है। तो मास ओवर वॉल्यूम डेंसिटी हो जाएगा। और अब आपके पास जो एक अननोन क्वांटिटी रह जाएगी, आप इसको कन्वर्ट कर लोगे इस इक्वेशन को, जो हमने फाइनल डेरिवेशन की थी, P इज इक्वल्स टू 1/3 डेंसिटी टाइम्स सी स्क्वायर में। ठीक है। और इससे आप जो है वो सी स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। कैलकुलेट करके जरा देखो क्या आंसर आता है। सही, आपके पास स्पीड आएगी 2.5 एक्सपोनेंट 5। फिर आप उसको अंडर रूट कर लेना, तो आपके पास वैल्यू जो है वो पार्ट 2 में आपके पास है कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द गैस। क्यों? अच्छा, इसमें ये कि कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द गैस। अब आपने टेम्परेचर कैलकुलेट करना है जिसपे आपकी स्पीड डबल हो जाए। तो उस टेम्परेचर को फाइंड आउट करने के लिए अब आपको जो है वो इक्वेशन चेंज करनी होगी, क्योंकि इस इक्वेशन से तो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इक्वेशन आपको चेंज करनी पड़ेगी। इक्वेशन हम कौन सी यूज करेंगे? कल हमने एक और इक्वेशन सॉल्व की थी कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। और अगर हम इसको एक्सपेंड कर दें, तो एक्सपेंड करने पे ये आपके पास एक्सपेंड किस तरह से होगी कि आपके पास जो राइट हैंड साइड है काइनेटिक एनर्जी वाली, ये तो इक्वल हो जाएगा हाफ एम सी स्क्वायर के। और राइट हैंड साइड आपके पास जो टी वाली थी, वहां पर आपको याद होगा हमने जो 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया था और 3 ऑलरेडी मौजूद था, के टी। तो इससे हम जो है वो टेम्परेचर को फाइंड आउट कर सकते हैं। के जो है वो आपके पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आपके पास कांस्टेंट गिवन होती है पेपर में। अ- अच्छा, इसमें वैल्यूज देख लो, अब आपके पास कौन सी मिसिंग है यहाँ पर। टेम्परेचर आप फाइंड कर रहे हो, ठीक है। टेम्परेचर पे लगाया क्वेश्चन मार्क। के की वैल्यू कांस्टेंट है, और बाकी बचा सी और एम। सी की वैल्यू अभी आपने ऊपर कैलकुलेट की है।
और मास आपके पास रह गया, मास की वैल्यू आपको चाहिए होगी। अच्छा, तो डेंसिटी प्रेशर सब हम यूज कर चुके हैं और हमारे पास कोई कांस्टेंट और वैल्यू बची नहीं है। हमने टेम्परेचर फाइंड करना है। कंडीशन बस उन्होंने ये दी है कि आरएमएस स्पीड जो है वो हमारी डबल हो रही है, आरएमएस को हमने डबल कर लेना है। और आरएमएस को डबल करने का मतलब ये हुआ कि जो हमारी स्पीड होती है, जो हम लिखते हैं सी स्क्वायर, तो जब हम इसको डबल करेंगे तो इसका मतलब है ये 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी इसका फैक्टर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर टी फाइंड आउट करना है। तो टी फाइंड आउट करने का मतलब ये टू और टू कैंसिल, बाकी सबको शिफ्ट करते हैं। शिफ्ट करने के बाद ये हो जाएगा एम सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी के विच इज इक्वल्स टू टी। इसमें मास के लिए अब हमारे पास ऊपर वो शीट में वैल्यूज गिवन होती है, इसमें मेंशन नहीं है बेसिकली। तो वो भी कांस्टेंट वैल्यूज आती हैं तो हम उसके अकॉर्डिंगली देख लेंगे। सी स्क्वायर की वैल्यू तो हमने लास्ट कैलकुलेट की है, के की वैल्यू भी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट में मिल जाएगी हमें। और मास की वैल्यू हम वहाँ पे मॉलिक्यूल्स की अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हैं। तो ये इससे सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई इतना मसला नहीं है। ये वाले जो क्वेश्चंस है आपके पास, ये वाले क्वेश्चंस अब आपके पास पेपर में बहुत ज़्यादा इंक्लूड होते हैं। इसमें देखो, सबसे पहले तो इंटरनल एनर्जी पूछ लिया। इंटरनल एनर्जी में आपने वो रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन और सम ऑफ काइनेटिक और इंटरनल एनर्जी का बताना है। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी तो कर लोगे आप, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सेकंड पार्ट देखते हैं, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाले आपके पास कॉन्सेप्ट्स काफी आपके क्वेश्चंस में मिलेंगे आपको। इसमें आप देखो, ग्राफ उन्होंने इस तरह से दिया है कि वाई एक्सिस पे प्रेशर है और एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम। और आपके पास सेटअप कुछ इस तरह से है कि पहले आप ए से स्टार्ट करोगे बी तक, और फिर बी से स्टार्ट सी, और सी से वापस ए पर आकर एंड। तो ये पूरा एक साइकिल उन्होंने आपको दिया है। और इस साइकिल में उन्होंने ये कहा है कि जो टेम्परेचर है ए का वो 290 है, और बी पर जो टेम्परेचर है वो 870 है। आपने कैलकुलेट करना है अमाउंट इन मोल ऑफ गैस। ठीक है, अमाउंट फाइंड आउट करनी है, यानी नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं बेसिकली। अब नंबर ऑफ मोल्स के लिए आप कौन सी इक्वेशन यूज करोगे? हमने जितनी इक्वेशंस की अभी प्रेशर वाली थी उसमें नंबर ऑफ मोल्स नहीं था। ठीक है, हमारे पास एक जर्नल गैस इक्वेशन होती है, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। हम पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी यूज कर सकते हैं क्योंकि उसमें नंबर ऑफ मोल्स हैं यहाँ पर। ठीक है, हमें ये फाइंड आउट करना है। इसमें आर की वैल्यू कांस्टेंट है, और बाकी रह गया प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। ये अब हमें ग्राफ से लेना पड़ेगा। अच्छा, अब इसमें हमारी मर्जी है, हमारे पास ए और बी का टेम्परेचर है। ए पे अलग है टेम्परेचर, बी पे अलग है। हम किसी भी एक पॉइंट को रेफरेंस लेकर नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। क्योंकि जब प्रेशर चेंज हो रहा है तो आपके पास टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, तो पूरी इक्वेशन में चेंज आएगा उसके अकॉर्डिंगली। तो लेट सपोज आप ए से कैलकुलेट करो या बी से कैलकुलेट करो, आपकी मर्जी है। अब ए को लेट सपोज अगर आप चेक करते हो तो आपको चाहिए ये वाली वैल्यू, और ये इक्वल है 1.1, 1.2। 1.2 आपका प्रेशर हो गया, और वॉल्यूम आपके पास है 4। इसका यूनिट क्या लिखा हुआ है प्रेशर का? 10⁵ तो प्रेशर आपके पास है 1.2 इंटू 10⁵ पास्कल्स, और वॉल्यूम आपके पास है 4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम आ गया, ये प्रेशर आ गया जो हमने पॉइंट ए से निकाला है। और ए का टेम्परेचर कितना था? 290। तो 290 केल्विन आपके पास इसका टेम्परेचर गिवन है।
आपने सिंपल क्या करना है, इसको फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है और एन कैलकुलेट करना है, पीवी ओवर आर टी। ठीक है। तो इससे आप एन कैलकुलेट कर लोगे, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। एन का आंसर आ जाएगा आपके पास ग्राफ से। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड पार्ट में वो आपसे कह रहे हैं कि आपने टेम्परेचर कैलकुलेट करना है गैस का एट पॉइंट सी। अब ये कैसे करोगे? आपके पास सारी वैल्यूज यहाँ इस पर गिवन है, ग्राफ भी यही है, वैल्यू जो हमने मार्क की वो भी यहाँ पर है। सी पर आपने टेम्परेचर निकालना है, तो क्या रेफरेंस यूज करोगे यहाँ पर सी पे टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए? आपने टेम्परेचर निकालना है, तो टेम्परेचर निकालने के लिए आपको क्या वैल्यू यूज करनी पड़ेगी, या कौन सी इक्वेशन यूज करोगे, फॉर्मूला कौन से यूज करोगे? वैल्यूज आपके सामने सारी ये है, नीचे हमने सिर्फ एन की वैल्यू कैलकुलेट की है। कांस्टेंट प्रेशर डिक्रीज, ठीक है। वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर डिक्रीज। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास जो है वो ठीक है, वो प्रेशर डिक्रीज हुआ। अब हमने टी की वैल्यू जो है वो जो नंबर्स में कैलकुलेट करनी है, तो जो एन का आंसर आ रहा है यहाँ पर वो आ रहा है 0.20 मोल्स। ठीक है, ये 0.20 मोल्स आ गया आंसर। और इसके बाद आपके पास जब एन की वैल्यू आ गई, तो आप दोबारा से एक बार पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी यूज करोगे यहाँ पर, और उसमें से टेम्परेचर निकालोगे। टी इज इक्वल्स टू पी वी ओवर एन आर। तो प्रेशर की वैल्यू आप ग्राफ से लोगे। ठीक है। अब आपने क्या करना है, सी की पे जो है प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यू लेनी है। प्रेशर तो वही था 1.2, प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 1.2 इंटू 10 की पावर कितना 5 था। और वॉल्यूम की वैल्यू यहाँ से हम मार्क कर लेते हैं। ये वाली वॉल्यूम की वैल्यू आपके पास है 7.8। 7.8 आपके पास इसका वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, ये इसका वॉल्यूम आ गया, ये इसका प्रेशर आ गया। आप इसको इस इक्वेशन में इक्वेट कर लो। T इज इक्वल्स टू पी वी ओवर एन आर। एन की वैल्यू आप पहले कैलकुलेट कर चुके हो, आर की वैल्यू 8.31 कांस्टेंट होती है। आप इसको दोबारा से एक बार यूज करोगे, आपका टेम्परेचर फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें मोस्टली जो है ना ग्राफ से लिंक होता है क्वेश्चन, क्योंकि आपको दिख रहा है वहां पर कि टेम्परेचर प्रेशर मिल रहा है। तो इक्वेशन में से उसने हमसे पहले एल कैलकुलेट करवाया, एन कैलकुलेट करवाया खुद से, और फिर उसी को दोबारा यूटिलाइज कर लो आप। अब उसमें कह रहे हैं कि एक्सप्लेन व्हाई द चेंज फ्रॉम सी टू ए इन्वॉल्व्स एक्सटर्नल वर्क डन एंड अ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब सी से लेकर ए तक का ग्राफ दोबारा देखते हैं, और सी से लेकर ए तक वो आपसे पूछ रहा है कि उसमें एक्सटर्नल वर्क डन कैसे पता चलेगा आपको, और इंटरनल एनर्जी का चेंज, ये दो चीजें बतानी है। अब देखो, जब एक्सटर्नली वर्क डन होगा, तो जब एक्सटर्नल वर्क डन होगा तो आपके पास गैस कंप्रेस होगी या एक्सपेंड होगी?
क्योंकि वर्क डन हो रहा है तो कंप्रेशन या एक्सपेंशन तो होगा। तो अब आप देखो उसने C to A बोला, अगर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखो तो आपको खुद से याद आ जाएगा कि गैस एक्सपेंड हुई या कंप्रेस हुई। तो C to A तक आपके पास क्या रेफरेंस मिल रहा है आपको इस पॉइंट के लिए? आपके पास कंप्रेस, ठीक है, कंप्रेस हो रहा है क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है यहाँ पर। अच्छा, अब जब वॉल्यूम आपके पास डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी पे जो चेंज आएगा और जो टेम्परेचर पे चेंज आएगा वो आपने बताना है। प्रेशर हमने कांस्टेंट रखा, तो बेसिकली यहाँ पर हो ये रहा है कि आपके पास जो वर्क डन हमने किया, वर्क इज डन, हाँ, वॉल्यूम आपके पास जो है वो कम हो रहा है। तो इसका मतलब है आपका जो सिलेंडर सिस्टम है, या गैस की हम अगर बात करें, तो बेसिकली हम गैस पर वर्क कर रहे हैं, ऑन द गैस आपके पास काम हो रहा है। वर्क इज डन ऑन द गैस, वॉल्यूम ऑफ द गैस विल डिक्रीज एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, प्रेशर हमारा चेंज नहीं हुआ, कांस्टेंट प्रेशर पे रहते हुए हमने काम किया है, और हमारा वॉल्यूम चेंज हुआ है। ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इंटरनल एनर्जी। अब देखो, आप इंटरनल एनर्जी के बारे में लिख रहे हो, अब आप एक बार चेक करो इसमें हमने क्या लिखा था। देखो यहाँ पर आपके पास इंटरनल एनर्जी है। इंटरनल एनर्जी में हमने ये लिखा कि वो आपके पास पॉजिटिव कब होती है, जब वर्क डन हो आपके पास ऑन द सिस्टम यानी बाय द गैस। और जब आपके पास वर्क डन बाय द सिस्टम हो यानी ऑन अ गैस, तो उस वक्त नेगेटिव होगा। तो अभी हमारे पास वर्क हो रहा है ऑन अ गैस, ठीक है, यानी नेगेटिव वाली वैल्यू। तो नेगेटिव वाली वैल्यू का मतलब ये हुआ कि हमारे पास इंटरनल एनर्जी जो है वो डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स हैं आपके पास वो यहाँ पर यूज होते हैं इस रेफरेंस में, क्योंकि फिर यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है, समझ नहीं आता कि इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। तो बेसिकली इंक्रीज करेगा तो एक्सपेंड होगा, डिक्रीज करेगा तो आपके पास कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी आपकी डिक्रीज हो जाएगी और वर्क डन आपके पास जो है वो हमने बता दिया कि वो कांस्टेंट प्रेशर पे रहते हुए होगा, वॉल्यूम को डिक्रीज कर देगा वो। इसमें भी वही ये सिंबल आपने बताना है, और ये जो कल हमने डेरिवेशन की थी, डेरिवेशन दी इन्होंने करने को, और इसमें वही आपने रूट मीन स्क्वायर स्पीड का बताना है कि क्या होती है। और इसमें भी अगर आप देखो तो यहाँ पर इन्होंने आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, और प्रेशर दिया हुआ है, और टेम्परेचर दिया हुआ है, और आपने फाइंड आउट क्या करना है, अमाउंट ऑफ गैस। ठीक है, तो आप क्या फाइंड आउट कर रहे हो, बेसिकली एन फाइंड आउट कर रहे हो। पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, सेम फॉर्मूला। तो बहुत सारी जगह पर यही इक्वेशन यूज हो रही होगी, बस आपको आइडिया होना चाहिए कि ये अप्लाई कैसे होगी वहां पर। नाम चेंज करके ही दे रहा है अमाउंट ऑफ गैस, अमाउंट ऑफ गैस, गैस को पता है नंबर ऑफ मोल से मेजर करते हैं, तो हमें एन कैलकुलेट करना होगा। यहाँ पर आर की वैल्यू कांस्टेंट होती है 8.31, वो पेपर में ऊपर गिवन होगी। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है, तो उसमें आप जो है वो फिर 3/2 kT वाला फॉर्मूला से भी कर सकते हो, क्योंकि टेम्परेचर आपके पास गिवन है। तो आप सिंपल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल्स टू 3/2 kT कर लो। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी आपने कैलकुलेट करनी है, के की वैल्यू कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन वो वैल्यू आपके पास गिवन होती है। और टेम्परेचर अभी हमारे पास कितना था,
छः वही क्वेश्चन चल रहा है। टेम्परेचर था यहाँ पे 290, तो दोनों चीजें आपको मिल जाएगी। उससे आप इसकी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, तो इतना मुश्किल नहीं है, ये भी इजीली कर लोगे। अच्छा, इसको फिर बाकी आप ट्राई करना, इसमें कुछ इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अब ये वाला भी आप देखो, इसमें भी प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम आपके पास दिया हुआ है। और इसमें आपने बताने कंप्रेशन के बाद क्या टेम्परेचर होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टेट करना है, और इसको इक्वेशन लिख देना एक्सप्लेनेशन में। फिर ये बताना है कि यूज द लॉ टू एक्सप्लेन व्हाई द टेम्परेचर ऑफ द एयर चेंज ड्यूरिंग द कंप्रेशन। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं इसमें। तो ये हम इसको टाइम टू टाइम अब इसके पास पेपर से कल हम इसके क्वेश्चंस भी कर लेंगे, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में आपके पास बस वो एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव, वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव, उसका लॉ, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट बस उसमें आपने याद रखनी है। और आइडियल गैसेस में हमने जो देखा वो, तो इसके पास पेपर्स में ना एक तो ग्राफ वाला क्वेश्चन बहुत आया हुआ होता है, और दूसरा वो उसमें ना क्वेश्चन आता है टेबल कंप्लीट करने का। तो वो टेबल कंप्लीट करने वाला जो क्वेश्चन है वो भी देखेंगे कि वो किस तरह से सॉल्व होता है। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा नए पैटर्न में रिपीट हो रहे हैं, तो कल हम उनको सॉल्व कर लेंगे, तो इसके भी पास पेपर्स के क्वेश्चन कर लेंगे, प्लस जो ऑसिलेशन था उसके क्वेश्चन भी और देख लेंगे। ठीक है। ओके, कोई क्वेश्चन या कुछ पूछना। ठीक है, बाकी आप खुद भी ट्राई करना इसके क्वेश्चन, जहाँ तक जितने सॉल्व होते हैं तो आपको भी आइडिया हो जाएगा कि क्या समझ नहीं आया, तो वो आप दोबारा पूछ लेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।